नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लगातार भारत का संविधान पढ़ रहे थे और भारत के संविधान में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का हम पहला पार्ट पढ़ चुके थे जिसके अंदर बेसिक जानकारी हम पढ़ चुके थे और आर्टिकल लगभग 124 से लेकर 131 तक की हम चर्चा कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे की चर्चा करेंगे और इस जो क्लास है जो सर्वोच्च न्यायालय इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम बात कर चुके थे अब तक आर्टिकल किसकी, 131 की, अनुच्छेद 131 तक हम चर्चा कर चुके थे। दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। आर्टिकल 131 क्या कहता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आखिर सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके पास है? देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय क्या ऐसे मामलों में निर्णय देना जो संघ और राज्य के बीच में विवाद हो, संघ और कई राज्यों के बीच में विवाद हो, या फिर राज्य और राज्यों के बीच में विवाद होता है, ऐसे विषयों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो आर्टिकल 131 यहां तक कहता है। अब आर्टिकल जब बात करेंगे हम आर्टिकल अनुच्छेद 132, 133, 134, 135 और 136, ये अनुच्छेद एक साथ ही याद रखने चाहिए। अलग अलग याद करोगे तो हो सकता है संभावना याद रखने की ना हो, इसलिए इन आर्टिकल्स को एक साथ ही आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन कौन से? 132, 133, 134, 135 और 136। अब इसके अंदर क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए गए। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की गई। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन से होंगे तो ध्यान रखिएगा, 132 में संवैधानिक अपीलीय अधिकार, संविधान में कहीं अस्पष्टता आपको दिखाई दे तब इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो उसकी स्पष्टता को क्या करेगा, जारी करेगा। तो संविधान में स्पष्टता को मिलेगा। दूसरा, दीवानी अपीलीय अधिकार, या क्षेत्राधिकार, साथ साथ में क्षेत्राधिकार ध्यान रखिएगा, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर संविधान के अंदर दीवानी कानून अस्पष्ट हैं तो उसके विरुद्ध में जारी किया जा सकता है, उसके विरुद्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त किया गया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि इनके विरुद्ध वो जारी कर सकती है। समझ में आ गया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दीवानी अपीलीय कानून कहीं पर अस्पष्ट हो तब वो अपना निर्णय दे सकती है। संवैधानिक कहीं पर अस्पष्टता आपको कानून में दिखाई दे तो वो जारी कर सकती है। ठीक है। इसके बाद दीवानी के बाद फौजदारी, कौन सी? फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। कहीं फौजदारी कानून अस्पष्ट हो तब जाकर सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे सकता। ऐसा कोई निर्णय जिसमें लोअर कोर्ट ने कोई सजा मुक्त कर दी हो, हाई कोर्ट ने उसमें सजा दे दी हो और कहीं ना कहीं अस्पष्टता आपको अगर दिखाई दे रही है तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। किस कारण से? फौजदारी अपीलीय कानून के तहत अगर कहीं पर संविधान में अस्पष्टता है, कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तब इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 135 की, तो आर्टिकल 135 के अंदर कहीं ना कहीं आपको संघीय न्यायालय की शक्तियां दी गई।
आपको कहीं ना कहीं संघीय न्यायालय की आपको शक्तियां देखने को मिल सकती है। अब आप कहोगे संघीय न्यायालय की शक्तियां कैसे? संविधान के या कानून के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत जो भी विधियां संगत बनाई गई हैं, उन विधि संगत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किन परिस्थितियों में? संविधान या संसद की विधि के अनुसार जो विधियां बनाई गई है उनसे संगत होते हुए संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कब करेगा? संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग तब करेगा जब कहीं ना कहीं देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई कानून हो, कोई मामले हो, उस समय कहीं ना कहीं अथॉरिटी है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संघीय न्यायालय की शक्तियों को वो उपयोग में ले सकता है, लेकिन वो शक्तियां कहीं ना कहीं वर्तमान कानूनों से या संविधान से असंगत नहीं होनी चाहिए। यह व्यवस्था यहां पर इसमें की गई है। तो ध्यान रखिएगा, संघीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना किस परिस्थिति में करना? जब देश की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई मामला हो। उस समय भी प्रयोग कब किए जा सकते हैं? तब किए जा सकते हैं जब आपको यह पता हो कि वो जो प्रयोग की जाने वाली शक्तियां हैं वो संविधान से असंगत ना होकर संगत हो, तभी इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी मामले को विशेष इजाजत से अपने पास मंगवाना किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय विशेष इजाजत के माध्यम से अपने पास मंगवा सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है। ध्यान रखिएगा, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर। किसको? सैनिक न्यायालय के मामले को वो अपने पास नहीं मंगवा सकता, बाकी किसी भी न्यायालय के मामले को अपने पास मंगवा सकता है विशेष अथॉरिटी से। समझ में आ गया? विशेष परमिशन से। तो ये पांचों चीजें आपको दे रखी थी, इनको क्या रखा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि कहां पर सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहला आर्टिकल 132 संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के मामले में। दूसरा दीवानी अपीलीय मामले में कर सकता है अगर कहीं पर अस्पष्टता दिखाई दे। फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, जहां पर फौजदारी कानून अस्पष्ट हो तब इस शक्ति का क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। संघीय न्यायालय की शक्तियों का क्षेत्राधिकार के रूप में प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो विधि संगत होनी चाहिए। और लास्ट में किसी मामले को अपने पास मंगवाने की विशेष इजाजत या विशेष परमिशन की शक्ति। यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में, उसके बाद 132 से लेकर 136 तक आपको पता होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसको लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे दोनों में अंतर। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे आर्टिकल 131 में, और इसके बाद ये दे रखे हैं कौन से? अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132 से लेकर और 136 के बीच में। याद करने का तरीका यही होता है कि आप किसी भी जो अनुच्छेद है उनको टुकड़ों में बांट बांट कर अगर पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके एग्जाम्स में याद रहेंगी। समझ में आ गई बात? तो सारी चीजें लगातार बताता है, उसको ध्यान रखिएगा। 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और 132 से लेकर 136 तक आपको पता होगा क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसके बाद आता अनुच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय से जुडिशनल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णय को वापस रिव्यू करने की अथॉरिटी रखता है। आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 में भी इस तरह की जानकारी दी गई, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को बदल सकता है, रिव्यू कर सकता है और उसको बदल भी सकता है। ऐसा पहले भी इतिहास में होता है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा मामला है जिसमें गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया था? उस निर्णय को जस्ट अपोजिट कर दिया गया केशवानंद भारती मामले में, और कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। जबकि उससे पहले क्या कहा जाता है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? संशोधन नहीं होगा।
तो दोनों चीजों में कॉन्ट्रोडिक्शन था, तो ध्यान रखिएगा। पहले निर्णय को रिव्यू किया गया और इस निर्णय के रिव्यू करने के बाद उस निर्णय को बदल दिया गया। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 138 में अंदर यह कहा गया है कि संसद विधि बनाकर, क्या बनाकर? संसद कानून बनाकर और विधि नियमित करके और विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। समझ में आ गई बात? तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद कानून बनाकर विधि सम्मत सर्वोच्च न्यायालय की विधि के अकॉर्डिंग बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। क्षेत्राधिकार में बढ़ाने की, करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो ध्यान रखिएगा, 138 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन करेगी? संसद करेगी। किसके अकॉर्डिंग? विधि के अनुसार करेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 139 क्या कहता है? वही सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार में वृद्धि, और वही कौन करेगी? संसद करेगी। वहां पर क्षेत्राधिकार बढ़ाने को लेकर थी, यहां पर रिट जारी करने को लेकर। किसको लेकर? रिट जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किस प्रकार से? विधि सम्मत। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक में क्षेत्राधिकार की वृद्धि की बात कही गई है, एक में रिट जारी करने की शक्ति की वृद्धि की बात कही गई है। दोनों में शक्तियों में परिवर्तन कौन करेगा? संसद कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के और विधि के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है और इनमें वृद्धि की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल, उसके बाद आता है आर्टिकल 140 में सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां दी गई। विशेष शक्तियों की बात कही गई है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो ये आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 141 की। 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं वो सभी कोर्ट के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालय के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। यानी कि जो भी निर्णय देगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय, वो सभी कोर्टों में क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे, उनको मानना ही पड़ेगा। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद आता है आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, वो निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट देता है, उस निर्णय को साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट क्रियान्वित भी करवा सकता है। समझ में आ गई बात? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देने की शक्ति तो है ही, साथ साथ में उसको लागू करने की भी शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, निर्णय को क्रियान्वित करने की शक्ति, क्रियान्वित करने की शक्ति। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी को पूर्ण न्याय कहा जाता है। इसी को पूर्ण न्याय कहा जा सकता है। पूर्ण न्याय वही तो होगा, केवल निर्णय देना ही नहीं, निर्णय को लागू भी करवाना। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय कई बार निर्णय देता है कि वो, लेकिन निर्णय वो धरातल पर नहीं उतरते, सरकार उनको फॉलोअप नहीं करती है। तो यहां पर अथॉरिटी है 142 के तहत
कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उस निर्णय को क्रियान्वित या लागू करने की भी शक्ति है, और इसी निर्णय को कहा जाएगा पूर्ण न्याय, क्योंकि वास्तविक न्याय तभी मिलेगा जब जो निर्णय दिया गया वो वास्तविक रूप में क्या हो सके, लागू हो सके। ये अथॉरिटी है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 143 की। ये तो एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है, आपको पता होगा, और ये ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को क्या देगा, परामर्श देगा जब वो परामर्श मांगेगा। समझ में आ गई बात? अब तक ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले देना बाध्यकारी था, वर्तमान में देना बाध्यकारी नहीं है। तो परामर्शदात्री किसके द्वारा, राष्ट्रपति के मांगने पर। किसके मांगने पर, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर। ध्यान रखिएगा, व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, जब परामर्श की बात है तो सिंपल सी बात है, बाध्यकारी नहीं है। किसके लिए, दोनों के लिए। राष्ट्रपति मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कोई परामर्श तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं, यानी कि दोनों एक दूसरे को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति मांगता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है, तो निर्णय को देने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। 5 सदस्य, उसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे, 5 न्यायाधीश होंगे, और वो न्यायाधीश के द्वारा एक पीठ की गठन किया जाएगा, और उसके द्वारा क्या दिया जाएगा, राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा। यह व्यवस्था आपको की गई है, कनाडा से व्यवस्था है। आर्टिकल 143 के अंदर लगभग 14 बार आज तक राष्ट्रपति से, 14-15 बार आज तक राष्ट्रपति ने क्या मांगा गया, परामर्श मांगा गया। किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143 2-3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो 143, एक कनाडा से, एक स्वतंत्रता से पूर्व तो देने के लिए बाध्यकारी था सुप्रीम कोर्ट, आप वर्तमान में बाध्यकारी नहीं है। वो दे तो बाध्यकारी नहीं है, उसने जो दी है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और जब अगर देगा उसके लिए एक संवैधानिक पीठ बनेगी जिसमें कुल 5 न्यायाधीश होंगे, और उसके द्वारा उनको क्या दिया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्स में आपके बार बार पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में यहां से पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसके बाद बात करें, 1-2 आर्टिकल और रह गए, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 144, सिविल और न्यायिक जो पदाधिकारी होंगे, द्वारा सहायता देगा। सिविल और न्यायिक जो प्राधिकारी होंगे उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को क्या देना, सहायता करना, जिस कार्य में उनकी आवश्यकता उनकी पूर्ति करना, जिन चीजों को मांगना चाह रहे हैं उनको उपलब्ध करवाना, कहीं ना कहीं उनके लिए क्या करना, उनकी हेल्प करने। ये कहीं ना कहीं कहा गया है कि इन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की क्या करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। स्पेशल ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। इसी के तहत संवैधानिक पीठ का गठन होता है। किसका, संवैधानिक पीठ का गठन होता है 1+4 यानी कि 5 न्यायाधीशों की, और ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। केशवानंद भारती मामले में
13 सदस्यों की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था भारत के इतिहास में। अब तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है। लेकिन मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 13 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम की बात करें तो उसमें कम से कम 1 और 4 यानी कि कुल 5 न्यायाधीश तो होने चाहिए आवश्यक। तो एग्जाम की दृष्टि से 145 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार। संवैधानिक पीठ, और मैं आपको बता चुका हूं कौन सी पीठ, केशवानंद भारती, कौन सी, यहीं पर याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ का क्या किया गया था, गठन किया गया था। समझ में आ गई बात, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1-2 आर्टिकल और रह गए, उसके बाद मामला खत्म। अनुच्छेद 146 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट अपने यहां पर अधिकारियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ये केवल और केवल अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ही अधिकारियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, स्पेशल ध्यान रखिएगा। और लास्ट और अंतिम अनुच्छेद 147 सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। ये कुछ आर्टिकल थे जो मैं आपको बता चुका था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार पूछ लिया जाता है। और उसके बारे में 129 ध्यान रखिएगा स्पेशल है, 124 के अंदर सारी जानकारी आपको दी गई है, 125 में 124 के अंदर सब कुछ है, 125 में वेतन की बात है, 126 में कार्यकारी न्यायाधीशों की बात है, 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की बात है, 128 में आपको पता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात है, 129 के अंदर अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय होगा, 130 के अंदर स्थानांतरण की बात कही गई, 131 के अंदर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात कही गई, 132, 33, 34, 35, 36 के अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की गई है, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी, फौजदारी, संघीय न्यायालय की शक्तियां, और 136 के अंदर विशेष इजाजत से, 137 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की बात आपके कहीं ना कहीं कही गई है, 138 के अंदर क्षेत्राधिकार की वृद्धि की बात कही गई है, 139 के अंदर अगर हम बात करें रिट जारी करने की शक्ति की वृद्धि की बात कही गई है संसद के द्वारा, 140 के अंदर किसी भी निर्णय को जो दिया गया उसको बाध्यकारी है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको 140 के अंदर शक्तियों की बात है, 141 के अंदर बाध्यकारी की बात कही गई है, 142 में पूर्ण न्याय की बात कही गई है, 143 के अंदर परामर्श देने की बात की गई है, 144 के अंदर जो अधिकारी है वो सहायता करेंगे, 145 में संवैधानिक पीठ की बात कही गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो रहे हैं, उनकी एक दो बात और कर ले तो ये टॉपिक यहां पर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट, सर्वाधिक कार्यकाल वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वाधिक कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल वाले कमल नारायण, पहली चीज। वर्तमान में जो न्यायाधीश है उनका नंबर कौन सा है, 50वां। ठीक है, वो भी चंद्रचूड़ है, इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा के.जी. बालकृष्ण, दलित मुख्य न्यायाधीश, प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, जे.एस. खेर, प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक राष्ट्रपति,
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने काम किया, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पद पर रहते हुए तो सबसे पहले जो न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, एवं सुब्बायत मुखर्जी, ये वो दो थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में बार बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में आज तक कुल 11 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं। वर्तमान में कुल 3 महिलाएं हैं, हिमा कोहली, इसके अलावा त्रिवेदी और इसके अलावा बीवी नागरत्ना। ये 3 महिलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। पहली बता चुका हूं, वर्तमान में 3 महिलाएं हैं। कुल कितनी महिलाएं? 11 महिलाएं हैं। 3 महिलाओं में हिमा कोहली पहले नंबर पर, बेला त्रिवेदी दूसरे नंबर पर और बीवी नागरत्ना, ये 3 महिलाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर काम। सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली प्रथम महिला फातिमा बीवी, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक मास्टर ऑफ रोस्टर और होता है। 2018 के अंदर दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ का गठन हुआ और उसने निर्णय दिया कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाएगा, यानी कि उसी के पास अथॉरिटी होगी कि वो किस खंडपीठ को किसको आवंटन करे, किन कार्यों का किस पीठ को आवंटन किया जाएगा, ये अधिकार मुख्य रूप से किसका होगा? मुख्य न्यायाधीश का होगा, जिसे मास्टर ऑफ रोस्टर के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक था, देखिएगा, इसको पढ़िएगा, एग्जाम की दृष्टि से बार बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।